दोस्तों आखिर क्यों ये जगह धरती से बिल्कुल अलग है? क्यों इसे धरती के स्वर्ग के साथ साथ धरती का नर्क कहा जाता है? यहाँ मौजूद ग्लेशियर्स दुनिया के सबसे खतरनाक ग्लेशियर्स माने जाते हैं। दुनिया से अलग थलग शरीर को मिनटों में बर्फ से जमा देने वाली इस भयानक ठंड में यहाँ वैज्ञानिक वर्षों से क्या ढूंढ रहे हैं? दोस्तों अंटार्कटिका धरती का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने के बाद आपको लगेगा कि हम किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं, क्योंकि जब इस स्थान को एक्सप्लोर किया गया तो इसके कई सारे राज निकल कर आए। दोस्तों यहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दो साधन हैं, पहला प्लेन और दूसरा शिप। लेकिन प्लेन से सिर्फ साइंटिस्ट और शोधकर्ता यहाँ जा सकते हैं। हालांकि कुछ चार्टेड फ्लाइट्स भी यहाँ जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी। आमतौर पर अंटार्कटिका जाने के लिए शिप का इस्तेमाल होता है और शिप से यहाँ जाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। लेकिन शिप का सफर काफी एडवेंचरस और डरावना होता है। समुद्र की लहरें ऐसे उठती हैं जैसे कि वो जहाज को निगलना चाह रही हों। यहाँ पहुँचते ही सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी और कुछ झीलें, जिनमें से कई तो बर्फ की वजह से जम गई होंगी। दोस्तों अंटार्कटिका की बर्फ की मोटाई की बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के आसपास है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ दुनिया के पूरे बर्फ के पहाड़ों का 90% भाग अकेले लिए हुए खड़े हैं। यही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी मीठे पानी के स्रोत हैं उसका 60 से 70% भाग यहीं अंटार्कटिका में है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर यहाँ मौजूद ग्लेशियर्स किसी कारणवश मेल्ट यानी कि पिघल जाएं, तो दुनिया के समुद्रों का जल स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। इतने बड़े पैमाने पर समुद्री जल स्तर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इस धरती का वो एरिया जो कम ऊंचाई पर मौजूद है उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों अंटार्कटिका में आखिर इतनी बर्फ आई कहां से? तो आपको बता दें, जैसे आज के समय जिस क्षेत्र पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं, वो पहले वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि 335 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। और ये महाद्वीप जब आज से 175 करोड़ साल पहले टूटा तो ये दो हिस्सों में बट गया, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना। लॉरेशिया पृथ्वी के उत्तरी भाग में था तो वहीं गोंडवाना दक्षिणी भाग में। इसी गोंडवाना से टूटकर आज से 100 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। जब अंटार्कटिका गोंडवाना से अलग हुआ तब ये एक गर्म और हरे भरे क्षेत्र के रूप में मौजूद था। यहाँ घने जंगल, नदियाँ और जीव जंतु थे। वैज्ञानिकों ने यहाँ से कई प्राचीन पौधों और जीवाश्म के अवशेष पाए हैं। अंटार्कटिका में तब विभिन्न प्रकार के पौधे पनपते थे, जिनमें विशाल पेड़ और वनस्पतियां शामिल थी। ये समय लगभग 50 करोड़ साल पहले का था, जब यहाँ के जंगलों में फर्न और कॉनिफर जैसी प्रजातियां अधिक मात्रा में पाई जाती थी। इसके साथ ही ये जगह डायनासोर्स का घर मानी जाती थी, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च में यहाँ डायनासोर्स के कई अवशेष पाए गए हैं। अंटार्कटिका में मौजूद बर्फ का निर्माण आज से 33 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। धरती के दक्षिणी ध्रुव के पास होने के कारण इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी कम पड़ने लगी, जिसके कारण यहाँ हिमपात होने लगे और धीरे धीरे यहाँ भारी बर्फबारी का निर्माण होने लगा। और जैसे जैसे ये क्षेत्र ठंडा होने लगा तो इसने अपने आसपास के समुद्री क्षेत्रों को भी बर्फ में तब्दील करना शुरू कर दिया। हालांकि ये प्रक्रिया अचानक से नहीं हुई, इसे बनने में लाखों सालों का समय लगा। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और अगर होती भी है तो वो बर्फ के रूप में होती है, जिसके कारण यहाँ बर्फ की ये चादर और मोटी होती जा रही है। पूरी धरती पर अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ की हवा सबसे ज्यादा साफ है, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसी का फायदा उठाकर वैज्ञानिक यहाँ शोध करने आते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन ना होने के कारण यहाँ से वो अंतरिक्ष में बड़ी ही आसानी से नजर रख सकते हैं। क्योंकि साल 1985 में अंटार्कटिका के एक वैज्ञानिक ने यहीं से पृथ्वी के ओजोन लेयर के छेद को खोज निकाला था। ये वो छेद था जो सूर्य की हानिकारक किरणों को धरती पर भेज रहा था, जिसके कारण कैंसर और स्किन प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा था। वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया कि आखिर ये कैसे हुआ तो पता चला कि ओजोन लेयर में छेद क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायन के द्वारा हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं रसायनों का इस्तेमाल आज फ्रिज और एसी में बड़े पैमाने पर हो रहा है। दोस्तों अंटार्कटिका का मौसम पृथ्वी के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जहां दिसंबर से फरवरी तक का महीना हमारे देश में ठंड का माना जाता है,
तो वहीं अंटार्कटिका में दिसंबर से फरवरी तक का महीना गर्मी का होता है। हालांकि गर्मियों में भी यहाँ का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये तापमान उतना ही है जितना आपके फ्रिज के पानी को बर्फ बनाने में उपयोग किया जाता है। यहाँ सर्दियों का मौसम मार्च से नवंबर तक होता है और इस दौरान यहाँ का टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और इसी कारण यहाँ वैज्ञानिकों की संख्या दिसंबर से फरवरी तक ज्यादा रहती है, जबकि मार्च से नवंबर तक यहाँ बहुत ही कम वैज्ञानिक होते हैं। इस जगह का कोई भी टाइम जोन नहीं होता, क्योंकि हर देश के वैज्ञानिक अपने अपने देश के टाइम जोन के अनुसार यहाँ काम करते हैं। यहाँ वैज्ञानिक धरती की भूगर्भीय टेक्टोनिक प्लेट्स का अध्ययन करते हैं कि कैसे ये नए महाद्वीपों का निर्माण करती हैं। इसके अलावा यहाँ वैज्ञानिकों के कई अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन हैं, जिससे वो यहाँ से धरती पर आने वाली किसी भी आपदा को लेकर उस पर नजर जमाए रखते हैं। अंटार्कटिका में आपको बहुत सारे मेटेरॉइड्स मिल जाएंगे जो अन्य उल्कापिंडों और ग्रहों से आकर यहाँ गिरे हैं। इस पूरे क्षेत्र पर आज तक किसी भी देश का अधिकार नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ के कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे देश अपना अधिकार होने का दावा करते हैं, लेकिन अंटार्कटिका संधि के अनुसार इस महाद्वीप को किसी भी देश का अधिकार न मानकर इसे मानव हित के लिए उपयोग किया जाए, ऐसा तय किया गया है। इस क्षेत्र में ना तो आप खुदाई कर सकते हैं, ना ही परमाणु परीक्षण और ना ही कोई सैन्य गतिविधि। मौसम की बात की जाए तो यहाँ का मौसम इंसानी शरीर के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जब समुद्र की सीधी हवाएं बर्फ से होकर गुजरती हैं, तो इनकी स्पीड 200 किलोमीटर से भी तेज हो जाती है। जो भी वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि अंटार्कटिका का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ की हर जगह के तापमान और जलवायु में अंतर हो जाता है। लेकिन इसका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसके कई सारे भाग पर इंसानों का पैर आज तक नहीं पड़ा है और न ही इस क्षेत्र में कोई जीव पाया जाता है। जबकि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में पेंगुइन, सील, किलर व्हेल और अंटार्कटिका टर्न जैसे जीव पाए जाते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में बात हो रही हो और उसमें पेंगुइन का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अंटार्कटिका में पाए जाने वाले एम्परर पेंगुइन सबसे बड़े पेंगुइन होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 1.2 मीटर तक होती है और इनका वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता है। बता दें, एम्परर पेंगुइन ठंड के चरम मौसम में प्रजनन करते हैं और इसी मौसम में मादा पेंगुइन अंडे देती है और उसे नर पेंगुइन के पास छोड़कर भोजन के लिए समुद्र में चली जाती है। नर पेंगुइन लगभग 2 महीने तक अंडों को अपने पैरों पर रखकर गर्म रखते हैं। ठंड से बचने के लिए पेंगुइन एक समूह बनाते हैं और एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं। ये समूह हीटिंग उन्हें कठोर ठंड से बचाने में मदद करती है और वो नियमित रूप से अपना स्थान बदलते रहते हैं ताकि हर पेंगुइन को गर्माहट मिल सके। ये मुख्य रूप से क्रिल मछलियों और स्क्विड का भोजन करते हैं। पेंगुइन अपने छोटे पंखों का उपयोग तैराकी के लिए करते हैं। ये पानी के भीतर तेजी से तैर सकते हैं, जिससे वो शिकार पकड़ने में एक माहिर शिकारी बन जाते हैं। एम्परर पेंगुइन 5 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकते हैं और लगभग 20 मिनट तक पानी के भीतर रह सकते हैं। अंटार्कटिका में लेपर्ड सील और किलर व्हेल जैसे शिकारी पेंगुइन का शिकार करते हैं। इनके अलावा समुद्री पक्षी जैसे स्कुआ बर्ड पेंगुइन के अंडों और चूजों को निशाना बनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 70% भाग यहीं मौजूद है, लेकिन इस महाद्वीप के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की एक भी बूंद पिछले 20 लाख सालों से नहीं पड़ी है, जिस वजह से इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यह है अंटार्कटिका के ऊपर आज की हमारी पेशकश। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।